हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्विकली आपको मैं बता देता हूँ। लेक्चर 1 में हमने सॉलिड के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड का ब्रीफ किया था, उसके बीच का डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, उसके बाद जब हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने क्रिस्टल सिस्टम को डिस्कस किया था और ब्रेवियस लेटिस वगैरह उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो क्विकली हम लोग लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने लेक्चर ओवरव्यू मैंने रखा है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको इस पर्टिकुलर सेशन में समझ में आएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यूब के अंदर की जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं या क्यूब के अंदर का जो भी वेरियस डायमेंशंस है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, बेसिकली एजेस होते हैं, कुल 12 एजेस होती है। ठीक है, फेस हमारे पास में 6 होते हैं। अगर आप क्यूब को विजुअलाइज करोगे तो उसके अंदर 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो फेस सेंटर भी कितने होंगे, 6 होंगे, कॉर्नर 8 होंगे। ठीक है, बॉडी सेंटर 1 होगा और बॉडी डायगोनल टोटल 4 होते हैं और जो फेस डायगोनल होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ और उनकी लोकेशन, ये जो क्यूब की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत नेसेसरी है। आगे हम लोग जब यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करेंगे या डेंसिटी कैलकुलेशन की बात करेंगे, उन सारे सिनारियों में आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे देखो एक चीज़, आपको ये वाला स्लाइड आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लेटिस पॉइंट इन वन क्यूबिकल यूनिट सेल। तो ये स्पेशली क्यूबिकल यूनिट सेल वाले सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर कोई एटम कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड है या लोकेशन उसका कॉर्नर है या लेटिस पॉइंट जो है वो कॉर्नर है, तो इनसाइड क्यूब जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 1/8। वो 1/8 इनसाइड कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अगर कोई एटम फेस सेंटर पे बैठा हुआ है या लोकेटेड है तो 1/2 उसका कंट्रीब्यूशन आएगा। और अगर कोई एज सेंटर वाले लेटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करेगा तो 1/4 कंट्रीब्यूशन आएगा। और अगर कोई बॉडी के सेंटर पे लोकेटेड है तो उसका फुल 100% एटम इनसाइड द क्यूबिक यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो फिर से क्विकली कॉर्नर पे होगा तो 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन होगा, फेस सेंटर पे होगा तो 1/2, एज सेंटर पे होगा तो 1/4 और अगर वो बॉडी सेंटर लेटेस्ट पॉइंट पे है तो 1 होगा उसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये स्लाइड आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं क्यूब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है भाई, तो सिंपल क्यूबिक को हम लोग कई बार प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, अब सिंपल क्यूबिक का देखो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज रखी है और ये एनसीईआरटी से ली गई है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है, दूसरे कॉर्नर पे एटम रखा है। तो यहाँ पे जो लेटिस पॉइंट है वो क्या है, कॉर्नर है। बाकी सारी स्पेसेस क्या है, खाली है, फेस सेंटर खाली है, बॉडी सेंटर खाली है, एवरीथिंग इज वैकेंट। ओनली कॉर्नर के ऊपर क्या बैठा हुआ है, एटम बैठा हुआ है। तो अब भी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि अगर एटम कॉर्नर पे बैठेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8। ओके, तो ये इसका एक्चुअल अरेंजमेंट है। इसमें देखो आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि इसमें लेट से नीचे वाली लेयर को मैं ए बोल रहा हूँ तो ऊपर वाली लेयर भी क्या होगी भाई, ए ही होगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर लेयर है। तो जब भी आपको किसी सिस्टम में कहा जाए कि ए और ए टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वो कौन सा वाला केस है, सिंपल क्यूबिक का केस है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। अब अगर हम इसको यहाँ देखें इस वाले को, तो ये हमारा यूनिट सेल है जो आपको एक्चुअल में दिखेगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला रेडियस कितना होगा, आर होगा। मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला रेडियस कितना होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर होगा।
ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा r। तो जो एज लेंथ है, एज लेंथ मान लेते हैं a है, वो किसके बराबर आ रही है, 2r के बराबर आ रही है। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल ज्योमेट्री है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। a है एज लेंथ ऑफ क्यूब, उसमें जब दोनों एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम टच करेंगे आपस में, तो इसका r और इसका r मिलके क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा। सबको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसके अंदर एटम्स और स्फीयर ऑफ वन शीट आर एग्जैक्टली अबाउ द स्फीयर ऑफ अदर शीट, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि ये मान लो कि A है, तो एग्जैक्टली इसके जैसी लेयर ऊपर होगी, ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर लेयर होगी। तो यहाँ पे देखो ए पैटर्न रिपीट होता है, ए पैटर्न रिपीट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। सिंपल क्यूब कैन बी टेकन एज ए यूनिट सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेटस। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a का वैल्यू ये लोग 2r कैलकुलेट करके दिखाए हुए हैं। तो बहुत आसान है भाई, क्योंकि ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एज लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 2r। ओके, तो ये बात बहुत सिंपल है और इसका हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हमारे पास में है सबसे पहला पॉइंट। आपको हर, देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी ये 4 पॉइंट देखने हैं, ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, सिंपल है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपल क्यूबिक में भी आपको ये 4 पॉइंट दिखेंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही बॉडी सेंटर के अंदर भी आपको ये 4 पॉइंट देखने हैं, और ऐसे ही फेस सेंटर के अंदर भी, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले सिस्टम में भी हम लोग ये 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, वन बाय वन लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ए का मतलब है एज लेंथ, आर का मतलब है रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू 2r आ जाएगा, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे, तो भाई टोटल 8 कॉर्नर है, और कॉर्नर वाले लेटिस पॉइंट पे ही एटम लोकेटेड थे और किसी भी लेटिस पॉइंट पे नहीं थे। तो 8 इंटू 1/8 कितना आ जाएगा, 1 एटम टोटल आ जाएगा। अब बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी की या पैकिंग फ्रैक्शन, इसको दो तरीके से समझते हैं। देखो पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, दोनों टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम किसके द्वारा, एटम के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। एटम्स, जितने भी एटम्स है, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, जो कि इनसाइड द क्यूब है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब, क्योंकि हम लोग क्यूबिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब, और उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, एटम। तो उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जब भी निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज में आती है, एफिशिएंसी जनरली कैलकुलेट होती है परसेंटेज में। जबकि हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक बैग है, बैग के अंदर आपको कपड़े रखने हैं, तो आप कितना एफिशिएंटली उसको पैकिंग करोगे, ठीक है। तो अगर आप कपड़ों को फोल्ड करके रखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से उस बैग को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकोगे। लेकिन अगर आपने रैंडमली कपड़े डालना शुरू कर दिया तो बैग का जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्विकली अब देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आपको याद हो गया होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो रहा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो रहा है 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में एक ही एटम है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और क्यूब, यहाँ पे देखो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2r है, तो 2r का क्यूब हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई पाई/6, इसको तो हम लोग बोल देंगे पैकिंग फ्रैक्शन। और ये वैल्यू जो है
ये क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज के टर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट सेल की, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे z क्या है, z है नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे m क्या है, मोलर मास है, और na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, और a क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे इन लोगों ने ऐसे लिखा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम कितना होगा, मास ऑफ वन एटम हो गया आपका स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m। और जो मोलर मास होता है कैपिटल M, वो किसका होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास होता है कि नहीं, बताइए आप मुझे, ठीक है। तो अगर मुझे 1m की वैल्यू निकालनी, m की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, मोलर मास को Na से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे z एटम को निकालना है तो मुझे क्या आ जाएगा, z से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मास ऑफ z एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम a क्यूब। तो यही लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज़ है कि मास ऑफ वन एटम को मान लीजिए m, तो जो मोलर मास होता है वो किसका मास होता है, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो अगर हम z नंबर ऑफ एटम को निकाले तो एक का वैल्यू कितना आएगा, m अपॉन एन ए इंटू जेड अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब क्या बता रहा है, वॉल्यूम को, तो यही क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेंसिटी का फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो ये डेंसिटी हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये वाली स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद होने चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बहुत सिंपल है कि मान लो कि ये 3 स्फीयर है और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने लोग इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, बीच वाले सेंटर को, तो कितने, 1 और 2, तो हम लोग 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लेना बात को, 2 हो जाएगा इसका। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग और अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि नियरेस्ट नेबर है। नियरेस्ट नेबर ही तो है जो टच कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्फीयर विच आर टचिंग ईच अदर, ठीक है, एनी पर्टिकुलर स्फीयर। तो टचिंग एनी पर्टिकुलर स्फीयर। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। किस केस में आ गया है, सिंपल क्यूबिक में आ गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको सही तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखो इस फोटो को ज़रा अच्छे से देखिए आप। यहाँ पे आपको देखो स्टार करके एक एटम दिया हुआ है, ये स्टार को कौन कौन से लोग टच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये 1 नंबर और 6 नंबर और 5 नंबर और 3 4, ठीक है, और 2। तो ये टोटल 6 एटम को टच कर रहा है, ठीक है। टोटल कितने एटम को टच कर रहा है, 6 एटम को। लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे इसके, 12 हो जाएंगे। अब नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ए। नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √2a, ठीक है, √2a, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में आ गया है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बॉडी सेंटर या बीसीसी शॉर्ट में बोलेंगे, हैज़ एन एटम एट ईच ऑफ कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कॉर्नर पे एटम तो होगा ही होगा, जैसा सिंपल क्यूबिक में था। ऑल्सो वन एटम एट इट्स बॉडी सेंटर, एक एटम बॉडी के सेंटर पे भी होता है, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर का बेसिक आइडिया, ठीक है। तो आगे समझते हैं। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमको रिलेशन फाइंड करना है कि एज लेंथ और आर के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में आपको बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है, ऐसा करके। अब देखो अगर मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसका डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो मैं इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ और सी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है
और अगर आप ए सी की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो आपको ए बी का स्क्वायर करना पड़ेगा और साथ में आपको करना पड़ेगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको बी सी की वैल्यू तो दिख रही होगी, ए कितना है, ए स्क्वायर है, लेकिन अगर आप ए बी का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या है, फेस डायगोनल है। ए बी इज अ फेस डायगोनल, तो ए बी आ गया आपका फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, √2a, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 3a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a। ठीक है, √3a आ जाएगी। लेकिन अब एटम कितने यहाँ पे होंगे, तो ज़रा मैं इसको भी बनाता हूँ दोबारा से। तो एटम अगर हम सोचें कि एटम कितने होंगे इसके अंदर, तो देखिए एक तो उसकी बॉडी के सेंटर वाला एटम, ठीक है, तो बॉडी के सेंटर वाला एटम, ये बॉडी के सेंटर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम है और ये ऐसा है। तो ये लाइन पूरी होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, 4r आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो 4r की वैल्यू √3a के बराबर है। 4r की वैल्यू किसके बराबर है, √3a के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए r की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3/4, ठीक है, a। समझ गए बात को, 4r की वैल्यू √3a आ गई। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो √3a/2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2r के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे ये आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो अब देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो आप क्या करोगे, 8 कॉर्नर वाले और 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन और एक बॉडी सेंटर वाला, तो टोटल कितने आ गए भाई, 2 एटम आ जाएंगे। ये तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, अब अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या था भाई, कि टोटल नंबर ऑफ एटम, तो 2 इंटू वॉल्यूम कितना, 4/3 πr³। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा 2 इंटू 4/3 πr³, 4r/√3 का क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 68%, या ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो इसमें भी वही बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उसको नियरेस्ट नेबर कितने मिलेंगे, 8। z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो √3a/2 आ जाएगा। ये है इसका नियरेस्ट डिस्टेंस। और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a। और नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर कितने होंगे, 6। ठीक है, तो ये स्लाइड भी आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव है जिसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, उसके अंदर 1 आ जाएगा। बॉडी सेंटर हमने डिस्कस कर ही लिया, उसके अंदर 2 आ जाएगा। ये वाले फेस सेंटर और एंड सेंटर को हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूँ कि फेस सेंटर के अंदर क्या होता है, कॉर्नर पे तो एटम रहता ही रहता है, फेस पे भी एटम रहता है। तो फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 था, तो 6 फेज होते हैं और 1/2 कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल कितना आ जाएगा 3, और ये वाला 1, टोटल कितना आ गया 4। तो काफ़ी बेसिक है। एंड सेंटर में क्या होगा भाई, एंड सेंटर के अंदर भी आपको जो कंट्रीब्यूशन टोटल मिलेगा, कॉर्नर पे 1/8 वाला कॉर्नर वाला ये है, और आपके पास में हाफ इंटू 2 2 फेस रहेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने एटम आ जाएंगे, 2 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंड सेंटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा फटाफट से। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल फॉर रोम्बोहेड्रल सिस्टम। तो याद करो, मैंने वो ट्रिक बताया था कि याद आपको कैसे करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ये एरर आ गया है, डोंट कंसिडर इट। ठीक है, बट रोम्बोहेड्रल के आपको एक्सियल डिस्टेंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है,
देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस, ठीक है, फेस सेंटर लेटिस एक्स एंड वाई, एक्स एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो एक्स कहाँ पर है भाई, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, ठीक है। वाई एटम्स आर फेस सेंटर, ठीक है, वाई एटम कहाँ पर, फेस सेंटर है, तो वाई हो गया आपका फेस के सेंटर पे, फेस सेंटर, ठीक है। अब बोलता है कि इफ वन ऑफ द एक्स एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर इन ईच यूनिट से, तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखो x को बना लो यहाँ पे, y को बना लो यहाँ पे और रेशियो ले लो। तो x भाई कॉर्नर पे है तो एक, क्योंकि एक x मिस है तो टोटल बचेंगे कितने, 7, और कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 8, तो 7/8 हो जाएगा, रेशियो लेने का है। अब y कहाँ पर है भाई, फेस के सेंटर पे, तो अगर वो फेस के सेंटर पे है तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टोटल कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 1/2 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, तो ये टोटल 3 आ जाएगा। इनका रेशियो ले लो, तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 7/24, तो 7/24, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, ए आंसर आ गया, ठीक है, ए आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो अगला, लिथियम क्रिस्टलाइजेस इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डस लिथियम है। तो बॉडी सेंटर बीसीसी वाला है, बीसीसी में नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं भाई, नियरेस्ट नेबर होते हैं, नियरेस्ट नेबर होते हैं 8, ठीक है, और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होते हैं वो होते हैं 6, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। लेकिन ये विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है इसमें, ठीक है। बट फिलहाल हमने क्या स्लाइड में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है, तो आप इजीली इसको कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ एनायन ए फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड कैटायन सी ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लीजिए, क्योंकि इसको हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये गलती से आ गया है, ठीक है, क्योंकि वॉइड हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड का करेक्ट सेट बताना है। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, तो प्लास्टिक तो अमरफस में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आरबी मेटल है और ये LiBr आयनिक जैसा है, ये भी मेटल है, तो ये भी नहीं होगा। ग्रेफाइट कैसा है, नेटवर्क पे आ गया, डायमंड भी नेटवर्क पे आ गया, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं सिंपल से, ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड is a cube in which cation A occupy each of the corner and anion B at the center of each face. The simplest formula of ionic compound is, तो A और B है, ठीक है, तो केटाइन A कहाँ पर है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे टोटल कंट्रीब्यूशन 1 आएगा और फेस पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3 आएगा, तो रेशियो क्या आ गया 1:3, आंसर आ जाएगा AB3, बहुत आसान, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेशियो लेना है, रेशियो लेना है ए और बी का, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए स्पेस लैटिस formed with a square packing of sphere in one layer such that sphere touch each other. The layer one placed above other such in manner that packing is A type. तो मैंने आपको बताया था कि भाई ए लेयर कहाँ चलती है, सिंपल क्यूबिक के अंदर, ठीक है, तो आंसर आ गया। अब देखो ये है एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन जिसका मैंने लास्ट सेकेंड लेक्चर में आपको बोला था कि CuSO4 5s.5s2, एक्चुअली ये डॉट है, बिलोंग्स टू,
तो ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है। तो आपको एग्जांपल याद करने थे, मैंने आपको वो CTOM-HRT वाली ट्रिक से सिखाया था, ठीक है। तो ये ट्राई क्लिनिक में आता है, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए आपको। अब इन ए बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं BCC के अंदर। पर यूनिट सेल कितने आते हैं, तो बॉडी सेंटर में एक आता है और कॉर्नर वाला एक आएगा। क्यों आएगा एक, 1/8 इंटू 8 कर लो भाई, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2 आंसर, ठीक है। इजीली सॉल्व हो गया। अगला देखिए, ये हमारे पास में पैक फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब का मतलब SCC की बात हो रही है, सिंपल क्यूबिक सेंटर, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, π/6, ठीक है। ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, और वैसे भी आप सॉल्व भी कर सकते हो 4/3 πr क्यूब करके, और ए का वैल्यू कितना आता है 2r, ए का वैल्यू 2r, ये वाला रिलेशन सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा D, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ओके। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला लेसन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।